नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। जब भी हम उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वादियां आती हैं, है ना? लेकिन इन शांत वादियों का इतिहास सिर्फ शांति का नहीं रहा है। ये इतिहास है अदम्य साहस का, शक्तिशाली जन प्रतिरोध का और ऐसी जमीनी क्रांतियों का जिन्होंने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। तो आइए आज इसी शक्तिशाली और समृद्ध विरासत को करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कैसे एक शांत सा हिमालयी क्षेत्र क्रांतिकारी जन आंदोलनों का ग्लोबल सेंटर बन गया? सोचिए जरा, जो लोग अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, वो अचानक पर्यावरण स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी मजबूती से कैसे खड़े हो गए? कैसे इन दूर दराज के गांवों से उठी आवाजों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा? इसी दिलचस्प रहस्य को आज हम डिकोड करेंगे। इस विश्लेषण में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, स्वतंत्रता और सामाजिक समानता। दूसरा, वो महान पर्यावरण अभियान। तीसरा, आधुनिक संरक्षण कौशल। और अंत में राज्य के दर्जे की मांग और इन आंदोलनों की विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, स्वतंत्रता और सामाजिक समानता। 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर जब उत्तराखंड के लोग सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से ही नहीं बल्कि रियासतों के जुल्मों और कई पुरानी कुप्रथाओं से भी लड़ रहे थे। अपने बुनियादी हक पाने के लिए इन पहाड़ों ने सच में एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए। बात 1921 की है, जब बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे कुली बेगार नाम की दमनकारी प्रथा के सारे रजिस्टर बहा दिए गए। इसे एक रक्तहीन क्रांति कहा गया। फिर आता है 1930 का साल, जो एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। टिहरी रियासत में वन अधिकारों के लिए किसानों ने आजाद पंचायत बनाई थी, लेकिन 30 मई 1930 को तिलाड़ी में एक शांतिपूर्ण बैठक कर रहे निहत्थे लोगों पर दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवा दी। ये तिलाड़ी कांड आज भी एक गहरा घाव है। और हाँ, 1942 की सल्ट क्रांति को तो खुद महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहकर सम्मानित किया था। अब ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि लड़ाई के मोर्चे अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, सम्मान। एक तरफ कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी थे, जिन्होंने कुली बेगार जैसी सियासी और प्रशासनिक कुप्रथा से मोर्चा लिया। वहीं दूसरी तरफ जयानंद भारती जी थे। वो एक बहुत ही अहम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, दलितों के लिए विवाह में डोला पालकी के इस्तेमाल के अधिकार की लड़ाई। मतलब सियासत और समाज दोनों ही स्तरों पर गजब की जागरूकता आ रही थी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, महान पर्यावरण अभियान। 1970 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तराखंड को ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण रक्षक के रूप में पहचान दिला दी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इन विशाल अभियानों का नेतृत्व मुख्य रूप से वहां की आम महिलाओं ने किया था। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे मशहूर पर्यावरण आंदोलनों में से एक, चिपको आंदोलन का। नाम से ही इसका अर्थ साफ है, पेड़ों से चिपक जाना। जब ठेकेदार जंगल काटने चमोली के रैणी गांव पहुंचे तो वहां की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों को गले लगा लिया। उनका सीधा सा मैसेज था, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने से पहले हमारी पीठ पर कुल्हाड़ी चलेगी। ये सिर्फ पेड़ बचाने की बात नहीं थी, ये जल, जंगल, जमीन पर अपने अधिकारों की एक बहुत ही शक्तिशाली लड़ाई थी। इस ऐतिहासिक आंदोलन के 3 ऐसे नायक हैं जिन्हें हमें जरूर जानना चाहिए। पहली, गौरा देवी, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में रैणी गांव की महिलाओं को एक साथ खड़ा किया। दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्हें उनके शानदार काम के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीसरे, सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जन जन तक पहुंचाया। इन तीनों के काम करने के तरीके अलग थे, पर जुनून एक ही था। उस वक्त एक नारा बहुत गूंजा था, क्या हैं इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये सिर्फ तुकबंदी नहीं थी, बल्कि इस आंदोलन की असली रूह थी। इन चंद शब्दों में इतनी ऊर्जा थी कि इसने अनपढ़ ग्रामीणों से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक को एक सुर में बांध दिया। ये मंत्र हमें बताता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, वो सीधे तौर पर जीवन का आधार है। अब आते हमारे तीसरे भाग पर, आधुनिक संरक्षण कौशल। चिपको आंदोलन के बाद पर्यावरण संरक्षण को जिंदगी और संस्कृति में ढालने के कुछ बेहद ही इनोवेटिव और नए तरीके सामने आने लगे थे। अगर हम 80 और 90 के दशकों पर नजर डालें तो कई कमाल के आंदोलन दिखते हैं।
80 के दशक में चमोली की महिलाओं ने बांज के जंगलों को बचाने के लिए डूंगी पेंतोली आंदोलन चलाया। उसी दौरान पौड़ी के उपरैंक खाल में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में पानी राखो आंदोलन चला, जहां लाखों पेड़ लगाए गए। 1996 में कल्याण सिंह रावत जी ने मैती आंदोलन शुरू किया और 1998 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के पारंपरिक अधिकारों के लिए झपटो छीनो आंदोलन हुआ। संरक्षण के तरीके अब काफी बहुआयामी हो गए थे। इनमें से मैती आंदोलन का कॉन्सेप्ट तो इतना शानदार है कि सुनकर दिल खुश हो जाता है। मैती का मतलब होता है मायका। इसमें होता यह है कि विवाह की खुशी के मौके पर दूल्हा दुल्हन मिलकर एक पौधा लगाते हैं और फिर लड़की के मायके वाले उस पौधे की देखभाल करते हैं। बिना किसी सरकारी बजट या बड़े भाषणों के सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा के जरिए पर्यावरण बचाने का ऐसा रचनात्मक कौशल वास्तव में असाधारण है। इसी क्रिएटिविटी की एक और झलक 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दिखी, रक्षा सूत्र आंदोलन के रूप में। लोगों ने कटने के लिए चिन्हित किए गए पेड़ों पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधे और नारा दिया, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। सच में इन पंक्तियों में तो जैसे पहाड़ों की पूरी इकोलॉजी का विज्ञान ही छिपा हुआ है। और अब हमारा चौथा और आखिरी भाग, राज्य का दर्जा और विरासत। दशकों से चले आ रहे इन अलग अलग संघर्षों और पर्यावरण अभियानों ने लोगों के अंदर अपने अधिकारों की जो आग जलाई थी, उसी ने आखिर में एक अलग राज्य की मांग को जन्म दिया। अलग उत्तराखंड राज्य की इस लंबी और कठिन मांग के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे इंद्रमणि बडोनी जी। उन्हें प्यार से उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। उनके अहिंसक नेतृत्व और पुरानी कई पीढ़ियों की तैयार की गई मजबूत नींव का ही नतीजा था कि सालों के संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में नक्शे पर उभर कर सामने आया। वैसे प्रतिरोध की इस विरासत में कुछ और बेहद महत्वपूर्ण पन्ने भी शामिल हैं, जैसे 1930 का वो ऐतिहासिक पेशावर कांड, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था, या फिर गणेश सिंह गरीब जी द्वारा चलाया गया खेतों का चकबंदी आंदोलन, जो भूमि सुधार की एक बड़ी पहल थी, और नैनीताल का 1930 का ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह। ये सारी धाराएं मिलकर उस अदम्य साहस को आकार देती हैं जो उत्तराखंड की असली पहचान है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और सामाजिक असमानता जैसे गंभीर संकटों से जूझ रही है, तो क्या उत्तराखंड के इन जमीनी नायकों के ये तरीके आज के इस वैश्विक लड़ाई को कोई नई दिशा दिखा सकते हैं? सोचकर देखिएगा। इन कहानियों का संघर्ष और इनका विजन आज शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।